अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलेजिएट 10 क्लास फिज़िक्स की इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल करना है, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने MCQs ये कराए थे 10 क्लास के। इसी 10 क्लास क्या बार बार बोल रहा हूँ यार, MCQs मैंने फ़िज़िक्स के कराए थे, तो वो भी आप देख लें। ये तो टिक तो लगाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ हमने इसका सोल्यूशन भी किया था। कुछ चीज़ें समझनी थी वो भी समझी। अगर ये भी तरीका देखा था कि अगर इस तरह से ना आए, किसी और तरह से आ जाए, तो फिर उसे हमने किस तरह से हैंडल करना है वो भी मैंने इसमें बताया था। तो आपने वो अगर नहीं देखी अभी तक तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बल्कि मैंने लिंक तो पूरी प्लेलिस्ट का देख लिया, उसमें 16-17 वीडियो हैं, वो सारे देख लें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही मज़े लेकर आप एग्ज़ाम में इसका पेपर सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो चले भाई, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल हमारे कितने यहाँ पर जितने भी उसे सभी इसी वीडियो में सॉल्व करें। ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये पेपर है, सादा सा पेपर है। प्रैक्टिकल सेंटर वालों का जो पेपर था वो तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल थे। देखो भाई, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ऊपर से तो थ्योरी के क्वेश्चन है। नमा को देखें, 9th वाला। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। डेटा बनाते हैं। टाइम पीरियड को फाइंड करना है। लेंथ कितनी है? 144 सेंटीमीटर। बस इतना ही है। लेकिन टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में हमें पता है, वो लिखने की ऐसे ज़रूरत तो नहीं है, चलो फिर भी लिख देते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, 142, और ग्रेविटी भी होती है 2 पाई √L/g जो होता है, तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी भी होती है। बस इतना ही होता है। ये डेटा बन गया। सॉल्यूशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, T = 2 पाई √L/g। अच्छा, जो रूट है मेरा थोड़ा सा छोटा बन गया है, लेकिन ये रूट दोनों पर है, L पर भी है और G पर भी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, बहुत ईजी है। बस ये तो शुक्र है टाइम पीरियड फाइंड करना है, वरना कभी किसी क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करने को आ जाती है, तो उसके लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, लेंथ को फाइंड अलग करना पड़ता है, इधर इधर भेज के थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मगर ये आसान है। तो वो वाले क्वेश्चन किस तरह से होगा वो भी चैनल पर मौजूद है। मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया है ना, उसमें जब आप जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं किया, 144 सेंटीमीटर है, तो इसे किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें? 144 को 100 से डिवाइड कर दें। क्या आंसर आएगा? 144 डिवाइडेड बाय 100, 1.44 मीटर। 1.44 मीटर। तो मैं यहाँ पर 144 नहीं 1.44 मीटर पुट करूँगा, और ग्रेविटी 9.8 है। अगर यहाँ पर ग्रेविटी 9.8 आपने उस वक्त पुट करनी है जब ग्रेविटी ना दी गई हो, वरना यहाँ पर आखिर में ब्रैकेट बना के दिया जाएगा कि ग्रेविटी = 10 या फिर ग्रेविटी G = 9.8, तो आपने वही पुट करनी है जो दी हुई है। अगर ना दी गई हो तो आप 9.8 पुट कर दें, और यहाँ पर लिख देंगे मैंने 9.8 पुट किया। अब क्या करें? इसे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा। अभी कर लेते हैं। क्या है? 2 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय √1.44 अपॉन 9.8। टाइम पीरियड आ गया 2.4 सेकेंड। 2.4 सेकेंड, यही तो हमें चाहिए था और आ गया। देखो भाई, 3 नंबर आपके हाथ में आ गए। बाकी के 3 नंबर के लिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करना है? Q से शो करने। कितना था? 20 सेंटीमीटर था। आगे क्या है? आगे है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। अच्छा, नेचर और पोजीशन। पोजीशन को P से शो करते हैं, पोजीशन फाइंड करनी है, और नेचर भी फाइंड करनी है। आगे क्या है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब F जो है वो है 15 सेंटीमीटर। इससे पहले तो वो मिरर इक्वेशन से इसका P फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फाइंड करते रहेंगे, जैसे नेचर को। तो मिरर इक्वेशन क्या है? 1/F 1/P + 1/Q। हमें क्या चाहिए? हमें 1/P चाहिए, मतलब हमें P चाहिए। तो P यहाँ है, इसे मैं यहीं रखूँगा, इसके साथ जो भी है वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा। इसके साथ कौन है? इसके साथ 1/Q है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये लो 1/F - 1/Q।
क्यू वैल्यू पुट कर दो 1/f, एफ 15 है और क्यू कितना है। अच्छा 1 मिनट यहाँ पर अच्छा ठीक है देख करते हैं क्यू कितना है 1/। जो हमने क्यू की वैल्यू पुट की है वो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर है, क्योंकि बोल रहा है कॉनकेव मिरर सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हो या फिर और कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें क्यू की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर को माइनस में पुट करना है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा और 20, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये प्लस 1/20, यहाँ पर क्या है 1/p है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, वरना एलसीएम लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। प्लस 1/20 ये आ गया 7/60। इसे यहाँ देख लेते हैं 1/p इज इक्वल टू 7/60। हमें p चाहिए था 1/p नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे इन दोनों को फ्लिप कर देंगे, इसको भी p को ऊपर ले आएंगे, इसको भी जो घुमा देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, और यहाँ से फाइनली p आ जाएगा। इसे तो सॉल्व कर दो 60/7 8.57। अच्छा अब नेचर देखनी है, नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन देख लो, और मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है 1/f। अच्छा मैं ऐसे ही बता देता हूँ नेचर, वैसे नेचर इसकी क्या आने वाली है, इसकी नेचर आने वाली है रियल, ये इसका p है, ये p है और ये नेचर है, नेचर आप रियल लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर है। अच्छा क्या है मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है 1/f होता है। अगर आप 1/f को सॉल्व करोगे, f कितना है 15, 1/15 कितना होगा 0.15, तो 0.15 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो रियल होगी, अगर नेगेटिव होगा तो इमेजनरी होगी। तो बस हो गया। वैसे मैग्नीफिकेशन का आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज हो तो वो मैग्नीफिकेशन दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वर्चुअल होगी, पॉजिटिव आ रहा है तो रियल होगी। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्या है भाई, अच्छा इसका और करके इफ 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट, तो वेव है ये, तो मैं इसे नंबर ऑफ वेव लिख लूँ। डेटा है क्या है भाई, डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ वेव कितनी है, बराबर है 50 वेव है। नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं कितनी, 50 वेव पास हो रही हैं। अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, अच्छा 10 सेकेंड में, टाइम कितना है 50 वेव पास हो रही हैं 10 सेकेंड में, बस ठीक है। आगे 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 व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। अच्छा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब एफ फाइंड करना है और पीरियड फाइंड करना है। आगे ऑफ द वेव इफ, अच्छा यहाँ पर सवाल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इफ इट्स वेवलेंथ इन नहीं इज होगा, अच्छा इफ इज वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, लैम्डा अगर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ये नया सवाल है, याद रखना। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव स्पीड मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आगे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस, अच्छा वेव किस टाइप की होगी वो हमें एक्सप्लेन करना है, तो वो कर लेंगे बाद में, पहले इसे तो सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले मैं, इसने बोला है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, भाई पीरियड फाइंड करो। पीरियड क्या होता है, पीरियड टाइम ही होता है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है इसका क्या करना है, ये भी टाइम है तो टाइम मालूम ही करना है, ऐसा नहीं। ये जो, अच्छा ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी का टाइम नहीं दिया हुआ, ये इन वेव का टाइम दिया हुआ है जो 50 पास हो रही है 10 सेकंड में, ये वाला टाइम है, और इन्हीं को यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन्हीं से यूज़ हो, इन्हीं से फाइंड होगी। फ्रीक्वेंसी का क्या अब यह फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम, और टाइम हम कौन सा पुट करेंगे जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव 50 है और टाइम है 10 सेकेंड, तो 50/10 क्या आएगा 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब पीरियड फाइंड करना है, और पीरियड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है 1/f। 1 तो 1 है और f कितना है, अभी अभी फाइंड किए 5 है, तो 1/5 कितना होता है 1/5, 1/5 0.2। पीरियड है तो मतलब टाइम है तो 0.2,
सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अब वो बोल रहा था कि अगर लेमडा 8 सेंटीमीटर हो तो वेव वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, अभी अभी फाइंड की थी, यहाँ ये रही 5 है, एफ 5 है और लेमडा वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, 0.8 ही आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 100 0.08 आएगा। 0.08 मीटर आ गया। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 0.08, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी हमारे इस न्यूमेरिकल का अंत होता है। अगला देखो, ये 11वां, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट कूलम होता है, मतलब सी होता है। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, ठीक है, ये चार्ज फाइंड करना है। 11वां को मैं देख रहा हूँ, इफ़ अ 40 म्यू एफ कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। इफ़ अ 40 म्यू एफ कैपेसिटर, तो मतलब सी कितना है, और मैंने C1 ऐसे ही लिख दिया लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 40 म्यू एफ और आगे क्या बोल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं और वो है 6 वोल्ट। बस ठीक है, इतना सही सवाल था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा है, इसमें लंबा चौड़ा करने वाला कुछ काम नहीं है। Q का फॉर्मूला तो है Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, ये अब मैंने कैपिटल लिखा और वहाँ स्मॉल लिखा था, तो आपने ऐसा काम नहीं करना, या फिर कैपिटल लिखें या फिर स्मॉल लिखें। ठीक है, तो मैंने कैपिटल लिख लिया, आपने स्मॉल ही लिखना है। C कितना है, 40 म्यू एफ है। अच्छा, म्यू एफ है, म्यू को हटाना पड़ेगा क्योंकि कूलम का जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फेराड होता है, म्यू फेराड नहीं होता। तो म्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये सारी कन्वर्जन मैंने पहले से ही बताई हुई हैं आपको। ठीक है, म्यू को हटाने के लिए 10⁻⁻6 करेंगे तो f का तो f रहेगा। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट 6 था। चार्ज आ जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, 40 इंटू 6 240। तो 240, इसको मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया और जो ये मल्टीप्लाई में है एक्सपोनेंट में वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, क्या आंसर आएगा, 24 के आगे ये 0 लगा के 6 0 और लगा, नहीं 24 के पीछे 0 लगाना है ना, हाँ ना, तो माइनस में। ठीक है, बस इस तरह से ही आपने करना है और कुछ नहीं करना है यार, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 12वां, नहीं उससे पहले एक और है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 म्यू एफ 3 म्यू एफ एंड 2 म्यू एफ। डेटा बनाते जाते हैं ना साथ में, जो जो पढ़ते जाओ वो डेटा बनाते जाओ। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस EQ मैंने लिख दिया, ये हमने फाइंड करनी है। आगे क्या है, व्हेन 4 म्यू एफ 3 म्यू एफ एंड 2 म्यू एफ, तो मतलब C1 C2 और C3 ये हैं कैपेसिटर हैं। 4 म्यू एफ 3 म्यू एफ एंड 2 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है। बस ठीक है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख देते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, ना भी लिखो तो मसला नहीं है। सीरीज और पैरेलल इन दोनों के लिए इनका अलग अलग फॉर्मूला है। वैसे सीरीज का इनका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला, C1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैक वालों ने तो बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, वरना प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने ना इसी क्वेश्चन को भी घुमा के दे दिया है। तो अगर आप अपनी, अच्छा यहाँ C1 C2 C3 की वैल्यू डाल दें, कॉन्क्रीट वे में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल सेंटर वालों का जो गेस्ट पेपर है उसे भी सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने म्यू एफ को चेंज नहीं किया ना,
बल्कि यहाँ पर मैंने चेंज किया था। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ सारे म्यू एफ हैं, ये भी म्यू एफ, ये भी म्यू एफ, ये भी म्यू एफ। जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वो भी तो कैपेसिटर होगा, वो भी किस में आएगा? म्यू एफ में ही आएगा। तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कैलकुलेटर में डालें, वरना आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। 1/4 + 1/3 + 1/2, ये आया है 13/12। 13/12। हमें C इक्विवेलेंट चाहिए था, 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे? इन्हें घुमा देंगे। तो C इक्विवेलेंट, जब इसे मैंने C को ऊपर ले आया हूँ, 1 को नीचे, और 1 नीचे लिखते नहीं है, तो इसे भी घुमाना पड़ेगा, 12/13 करना पड़ेगा। और 12/13 कितना होता है? 12/13 0.923 0.923 म्यू फैराड। ठीक है, म्यू फैराड, यही आंसर है। बस ये हो गया। अब अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है भाई, इफ़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट को हमने कैलकुलेट करना है। करंट किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं, और इसका यूनिट एम्पियर होता है, मतलब AMP, ये यूनिट है इसका। क्या है? करंट को फाइंड करना है। दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज टू हीट अ रूम इन 5 मिनट। ये 5 मिनट क्या चीज़ है? ये टाइम है। तो 5 मिनट, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 × 60 कितना आ जाएगा? ये 300 हो जाएगा। तो 300 सेकंड टाइम है। आगे, इफ़ द चार्ज इज 2100 कूलम, 2100 कूलम। चार्ज मतलब Q कितना है? 21C। करंट को फाइंड करना है। ये भी आसान सा है, छोटा सा है। क्या फॉर्मूला इसका? Q = IT। हमें I को अलग करना है, तो I यहाँ पर है, ये रहा I को मैंने एरो में बना दिया कि ये I छुपा हुआ है। इसे यहीं पर रखेंगे, पिन कर दिया मैंने इसे। ठीक है, इसे यहीं रखेंगे। इसके साथ कौन है? इसके साथ T है। T क्या हो रहा है? T इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो करो भी सॉल्व, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। Q है 2100 और T है 300। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 3 1 3, 3 7 21। तो आंसर क्या आ गया? 7 एम्पियर। कैलकुलेटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है भाई, हो गया। अब आखिरी न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल कौन सा? इफ़ देयर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक, उसका जो मास है वो कितना है? 96 ग्राम। मास 96 ग्राम है। नेपच्यून 240 प्रेजेंट, हाउ मच नेपच्यून विल रिमेन आफ्टर 6 आवर्स। अच्छा, टाइम आफ्टर 6 आवर, नेपच्यून आफ्टर 6 आवर। नेपच्यून 240 यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर 6 आवर = पता नहीं, और हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ कितनी है? आखिर में दी हुई है। नेपच्यून 240 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर। हाफ लाइफ 1 आवर है, 1 घंटा इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, 1 घंटा इसकी हाफ लाइफ है, तो 6 घंटे बाद ये कितना बचेगा? टोटल मास है 96। तो हमने इसको किस तरह से भाई सॉल्व करना है? तो सबसे पहले इसे हम डिवाइड करते जाते हैं इसकी हाफ लाइफ से। ठीक है, तो पहले घंटे में ये कितना बचेगा? 96 है ना। तो मैं इसे किस तरह से लिख दूँ? इसे हम लिख देते हैं भाई, N240 लिख देते हैं। ठीक है, N240 विल रिमेन आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद कितना बचेगा? 1 घंटे के बाद कितना बचेगा? तो इसे किस तरह से कर देते हैं? 96/2 = 48 ग्राम। 1 घंटे के बाद इतना बचेगा। अच्छा, ये 1 घंटा मैंने वहाँ पर लिखा है, 2 क्या किया है भाई? ये 2 से ही डिवाइड होता रहता है, हाफ से बार, मतलब 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 से ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? मैं यहाँ पर बता भाई, यार कैमरा ना गिर जाए, यहाँ पर देख ले। 1/2 × 96,
तो 1/2 से ये मल्टीप्लाई होता है और 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड ही हो रहा है, तो ये 1 घंटे के बाद इतना होगा। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, मगर अब 1 घंटे बाद नहीं, अब 2 घंटे बाद देखते हैं। 2 घंटे बाद कितना, नेपच्यून 240 विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स। तो अब किसे लेंगे, अब इसे ही लेंगे। 148 को 2 आवर्स से, ये कितना, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के बाद इतना हो गया। अब 3 घंटे के बाद कितना होगा, यहाँ पर वही कुछ ऊपर जो लिखे हुए लिखेंगे और आखिर में 3 घंटे कर देंगे। 24 को आप किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 12। अब n, अभी एक दफ़ा लिख ही देता हूँ, NP 240 विल रिमेन आफ्टर, अच्छा अभी पिछला हमने क्या था किया था, 3 आवर किया था ना, तो यहाँ पर 4 आवर, 4 घंटे कर देते हैं। 4 घंटे बाद कितना होगा, अब इसी को ही लेंगे, ये ग्राम में है। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 6 ग्राम आंसर आ जाएगा। अच्छा, 5 घंटे के बाद यहाँ पर हर दफ़ा लाइन लिखते ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर, मगर आखिर में 5 घंटे आ जाएगा। तो इसी को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली में ये है क्या, ये हाफ लाइफ है, ठीक है। 5 घंटे के बाद इतना बचेगा, 5वीं हाफ लाइफ इसकी इतनी होगी। अच्छा, फाइनल और छठी हाफ लाइफ हमें 6 घंटे के बाद ही फाइंड करना था ना, तो छठी हाफ लाइफ कितनी होगी, जब 3 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1.2 ग्राम। 96 ग्राम था, 6 घंटे के बाद कितना बचेगा, 1.2 ग्राम बचेगा। और यहाँ पर आखिर में कुछ बना के यूँ लिख दो कि भाई NP, या NP लिखो या फिर नेपच्यून लिख दो। नेपच्यून 240 विल रिमेन आफ्टर 6 आवर इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। इसको खूबसूरत सा बॉक्स बना के लिखो और आंसर आइए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया मैक कॉलेजिएट के प्रैक्टिकल से, मैक कॉलेजिएट के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ख़त्म, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी एक और सुन लें कि हम डिस्क्रिप्शन में बाज़ औक़ात लिंक दे देते हैं और अब बोलना वीडियो में भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से लिंक दिए हुए हैं। तो आप हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लिया करें कि कौन कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके काम की वीडियो हो और आपसे मिस हो जाए, तो वो देख लिया करें। लेकिन मैं तो पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है बताना कि ये भी लिंक दिया हुआ है, ये भी लिंक दिया हुआ है, और बहुत सारी वीडियो हैं, तो एक एक का तो हमें याद नहीं होता ना कि कौन कौन सा हमने लिंक दे दिया है। बाद में याद आते हैं और लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।